नमस्कार, मैं माया और आप सुन रहे हैं नींद की श्रृंखला से जुड़ी हुई कहानी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे कहानी दूसरी नाक। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं जफर और सब्बू। शक में आकर जफर ने अपनी बेगम के साथ कर दिया एक घिनौना कारनामा। यह कहानी इसी घिनौने कारनामे को दर्शाती है। आपसे विनम्र अनुरोध है, सहयोग करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जवानी चढ़ते देख जफर के पिता ने जफर के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। पड़ोस के गांव की एक लड़की उन्हें अपने बेटे के लिए पसंद आ गई, लेकिन जफर ने तो कहीं और ही अपना दिल दे दिया था। जफर को हसबा की लड़की सब्बू बहुत पसंद थी। एक दिन जब वो पानी भर के लौट रही थी तो उसे जफर ने देख लिया। उसकी सुंदरता देखकर वह अपनी सुध बुध खो बैठा। जैसे कहानियों में हम सुनते हैं, शहजादे को नदी में बहता हुआ कोई सोने का बाल मिल गया और बाद में शहजादा आसन पट्टी लेकर लेट जाता है। उसी तरह जफर ने भी अपना मुंह बनाया और लेट गया चारपाई पर। सारे दिन खोया खोया रहता, कुछ काम काज करता नहीं। उसको ख्यालों में खोया देखकर उसके माता पिता ने आपस में सलाह की, लड़का जवान हो चला है, इसकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए। जिस लड़की को हमने देखा है वह भी कोई बच्ची नहीं है, वह भी जवान हो रखी है। और जूना आसपास के 4 गांव की एक ऐसी लड़की है जो बहुत सुंदर है। पानी का बड़ा मटका सिर पर उठाकर धमकती 2 मील तक चली जाती है। घर भर का काम संभाल लेती है। अभी से उसे सारा काम आता है। जफर, तुम सुन रहे हो ना? उसके पिता ने तेज आवाज में कहा। यहाँ आ जाएगी तो जफर, तेरी माँ को भी चैन मिल जाएगा। बूढ़ी हो गई है ना बेचारी। पर जफर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे कोई तसल्ली नहीं हुई। वह हमेशा की तरह खड़ा हुआ और जाकर चारपाई पर मुंह लटकाकर सो गया। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन जफर की माँ ने आंखों में आंसू भरकर अपनी कसम धराकर पूछा तो उसने सच कह दिया। मेरे सामने जूना की तो बात ही मत करो माँ, उसको साफ साफ इनकार कर दो। मैं तो हसबा की बेटी सब्बू है ना, उसी से शादी करना चाहता हूँ और मेरे को कोई पसंद नहीं तो मैं किसी से निकाह करूँगा ही नहीं। माँ बाप ने बहुत समझाया। जैसे ही जफर को सुनता देखते तो आपस में दोनों जूना की तारीफ के पुल बांधने लगते और सब्बू की निंदा करने लगते। फिर कहते, जो लोग ऐसी बेशर्मी से ब्याह करते हैं उनकी हमेशा
निंदा ही होती है। यह सब वे लड़के करते हैं जो आवारा होते हैं। पर जफर पर कोई असर नहीं होने वाला था। उस पर तो सब्बू की धुन सवार थी। बेटे की जिद से माँ बाप को ही हार माननी पड़ती है, उसी तरह बूढ़ा गफ्फार एक रोज हसबाग से बात करने गया। जब वह लौट कर आया तो क्रोध से उसकी आंखें लाल और गिलानी से चेहरा उतरा हुआ था। बंदूक को कोने में रखा, कंधे की चादर जमीन पर फेंक कर जमीन पर ही बैठ गया। जफर की माँ ऊँटों को बेरी की पत्तियां खिला रही थी। तुरंत बूढ़े के समीप दौड़ आई। जफर दूर से ही उत्सुक होकर कान लगाए उनकी बातें सुन रहा था। बूढ़ा मानो फट पड़ा हो। ऐसे नालायक बेटे से तो बे औलाद होना भला है। जफर की माँ ने घबरा कर बेटे की बलाएं अपने सिर लेते हुए नाक पर हाथ रखकर पूछा, हाय हाय क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बूढ़े ने कहा, होगा क्या, ऐसे बेशरम बेगैरत लड़के से और क्या हो सकता है। तमाम इज्जत खाक में मिल गई है और घर समझो मिट्टी में मिल जाएगा। माँ ने फिर बलाए देकर पूछा, हाय हुआ क्या है, ऐसे शब्द क्यों कहते हो? बाप ने कहा, अगर इसके ऐसे ही मिजाज थे तो रईसजादे खानदान में क्यों नहीं पैदा हुआ? जानती है हस्बा ने क्या कहा है? सीधे मुंह तो बात ही नहीं कर रही थी, फिर बात की तो कहती है। सब्बू की बात तुम सोचो ही मत, उसे वह भी आएगा जो 250 रुपए की गठरी बांधकर नहर में लाएगा। 250 रुपए की बात सुनकर जफर की माँ की आंखें ऊपर चढ़ गई। बूढ़ा बोला, तू भी बूढ़ी हो गई है, तू ही बता, तूने कभी ऐसा तूफान सुना है? अब तक की उम्र में 250 रुपए, अभी 6 महीने ही हुए हैं, इसके लिए बंदूक खरीदी थी तो तेरे को याद है ना? उसको खरीदने के लिए एक ऊँट हमने बेच दिया था। 250 रुपए उम्र भर में कमा तो पाएगा नहीं, और शान यह है। अच्छा तू ही बता, इतनी बूढ़ी हुई 250 रुपए कभी औरत के दाम सुने हैं तूने? 250 रुपए में तो पता है तेरे को फिरंगी की तोप खरीदी जाती है। जफ्फार ने सुना और आहा को सीने में दबाकर करवट बदल ली। इकलौते बेटे का यूं दिन रात उतरा चेहरा माँ बाप से कैसे देखा जाए। बूढ़े ने कहा, मेरा क्या है, पका फल हूँ, कब टपक पड़ूं? जो कुछ है इसी के लिए है। राजी का सहारा ये 2 ऊँट हैं, ये भी जाएंगे तो फिर खुद ही फिरंगियों की सड़क पर रोड़ी कूटने की मजदूरी करता फिरेगा। लोग यही कहेंगे कि गफ्फार का बेटा मजदूरी करने लगा है, सो इसकी किस्मत, मैं क्या सदा बैठा रहूंगा। गफ्फार ने ऐसे कहकर आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस लेकर दोनों ऊँट बेचने का निर्णय कर लिया। सब्बू
जफार की बहू बनकर घर आ गई। सब्बू को इस बात का कम गर्व नहीं था कि उसकी कीमत 250 रुपये चुकाई गई है। पानी भरने जाती तो आधा ही घड़ा लेकर लौटती, वह भी लटकते पटकते। पड़ोस की मीरन ने समझाया, ऐसा नखरा ठीक नहीं है, मर्दों को काम प्यारा है, किसी रोज ऐसी मार पड़ेगी कि कमर सदा के लिए लचक ही जाएगी। अपनी कान तक फैली आंखें मटका मटका कर और हाथ का अंगूठा दिखा दिखा कर सब्बू ने कहा, ओहो, मेरे बाप ने 12 बीसे और 10 रुपए गिन कर मुझे मार खाने को ही यहाँ नहीं भेजा है। कोई मुझे हाथ तो लगाकर दिखाए। तेरा क्या, तेरे मर्द ने तो 3 बीसे में तुझे लिया है। लंगड़ी लूली हो जाएगी तो एक और सही। गजब की शौकीन थी सब्बू। वह काले मखमल के वेलवेट पहनती, जिसकी सिलाइयों पर सीप के बटन लगे होते। अपने बालों में मक्खन लगाती और बाहर जाने से पहले पानी का हाथ लगाकर उन्हें संवारती सजाती। सप्ताह में 2-3 बार बालों को धोती। जफार की माँ यह सब देखती और नाक पर हाथ रखकर पड़ोसन से कहती, देखो तो 250 रुपये देकर ब्याह कर लाए हैं, पर मुझे क्या आराम मिला। इसे तो अपने नखरों से ही फुर्सत नहीं मिलती। बूढ़े ने बेटे को समझाया, जवानी की तेरी उम्र है, कुछ कमाई अब नहीं करेगा तो कब करेगा। निकाह करने से कुछ नहीं होता, यूं घर बैठा रहना क्या तुझे शोभा देता है। रोजी रोटी का एक ही जरिया था, मेरे ऊंट, सो तेरे ब्याह में वो भी खत्म कर दिया। अब भी तू कुछ नहीं करेगा तो क्या तेरा बूढ़ा बाप प्रदेश जाकर मजदूरी करे। मन मारकर जफार को कमाई करने पड़ोस के शहर बन्नू जाना पड़ा, लेकिन मन उसका गांव में ही रहता। पूरा सप्ताह जफार को बन्नू गए नहीं हुआ था कि वह सब्बू की याद में बेहाल हो गया। एक दिन आधी रात में उठा और अपने गांव के लिए निकल पड़ा। 16 मील चलकर जब उसे सूर्य की लालिमा की आभा में पहाड़ी पर अपने गांव की छतें दिखाई दी तो वह ठिठक गया। अपने गांव की औरतों और पड़ोसियों के तानों से उसके पैरों में बेड़ियां डल गई। वह एक चट्टान पर बैठ अपने घर के दरवाजे की ओर देखने लगा। उसने सोचा, पानी भरने सब्बू निकलेगी तब वह उससे एक आंख देख लेगा। बावड़ी पर चलकर बैठूं, सब्बू पानी भरने आएगी तो उससे 2 बातें करके लौट जाऊंगा। सब्बू पानी लेने आई तो 2 सहेलियां उसके साथ थी। जफार 30 कदम पर एक पत्थर की ओट में बैठ धड़कते हुए दिल से उसे देख रहा था, पर एक शब्द न बोल सका। बोलता कैसे, वह दोनों पड़ोसने बदनाम कर देती। दिल पर पत्थर रखकर जफार देखता रहा। सब्बू सहेलियों से हंस हंस कर मटक मटक कर
बातें कर रही थी। आखिर मटकती हुई वो पानी लेकर चली गई। जफ़ार आहें भरता रहा और लौट गया। जफ़ार के विरह की आग में ईर्ष्या का घी पड़ गया था। उसने सोचा, देखो मैं यहाँ परदेश में अकेला बैठा हूँ और वह मौज कर रही है। उसे मेरा जरा भी बिछुड़ने का गम नहीं। औरत की जात में वफा भला कहाँ होती है। 8-10 दिन बाद फिर जफ़ार रातों रात सफ़र करके सब्बू को पल भर देख सकने और उससे कुछ बातें करने की आशा में गांव की बावड़ी के पास आकर बैठ गया। परंतु वह अकेली नहीं आई। पड़ोस की 3 सहेलियों के साथ अटखेलियां करती आई। जफ़ार उनकी बातों को कान लगाकर सुन रहा था। मीरन ने सब्बू को थोड़ी छूकर कहा, हाय रे तेरा नखरा, गांव के छैले तुझ पर जान दे रहे हैं, कसम तेरे सिर की। सब्बू के चेहरे पर गर्व से सुरूर छा गया। वे पानी लेकर लौट गई। जफ़ार की छाती पर मानो 100 सांप लौट गए हो। वह बेबस सा था। अब उसके मन में संदेह का अंकुर फूट गया था। संदेह एक बार इंसान के मन में आ जाए तो वो अपने आप बढ़ता रहता है। उसे किसी खुराक की जरूरत नहीं होती। और जफ़ार के साथ भी ऐसे ही हुआ। वह कल्पना करता तो उसे बस सब्बू की बेवफाई ही दिखाई देती। गांव में ऐसे बहुत से लड़के हैं जिन्हें इन फालतू के कामों से फुर्सत नहीं है। आते जाते औरतों को छेड़ना यही उनका काम है। दूर क्यों जाता हूँ, मेरे ही लंगोटिया यार रहमान और अब्बास से हर एक बात की आशा रखी जा सकती है। वो दोनों कोई भी हरकत कर सकते हैं। मीरन ऐसी चर्चा सब्बू के साथ क्यों कर रही थी और सब्बू भी चटक मटक किसके लिए कर रही थी। देखो उसे मेरा जरा भी गम नहीं है और मैं उस पर मरा जाता हूँ। जवार लहू की घूंट पी पी कर रह रहा था। उसने सोचा, रुपया कमाने के लिए ही तो वह घर से दूर पड़ा है। यूं 8 आने कभी 10 आने रोज मैं रुपया नहीं कमा सकता। घर लौटने की आग ने उसे जला दिया था। एक दिन मौका देखकर उसने एक हाथ मार दिया। किस्मत अच्छी थी, वह पकड़ा भी नहीं गया और 150 रुपये कमाकर 1.5 महीने में घर लौट आया। जफ़ार के पिता को भी हौसला हो गया कि बेटा भूखा नहीं मरेगा। 150 रुपये जफ़ार की हालत बड़ी रकम होती थी। जैसे नील का दाग कपड़े को नहीं छोड़ता, वैसे ही उसके मन का संदेह एक बार प्रवेश कर गया तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जफ़ार ने सब्बू से पूछा, क्यों, जब मैं बन्नू में था तो तू खूब मजे कर रही थी। सब्बू भी कम नहीं थी। चमक कर उसने पूछा, कैसे मजे, किससे मजे उड़ते थे। जफ़ार ने कहा, क्यों, गांव में क्या कम आदमी है। रहमान है, अब्बास है, खूब बनाव श्रृंगार से पानी लेने जाती थी। क्यों। सब्बू ने कहा, मैंने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और देखा हो
तो मैं मर जाऊं, नहीं तो झूठा इल्जाम लगाने वाला मर जाए। जफ़ार ने तड़प कर पूछा, तू बन ठन कर अपना हुस्न दिखाने नहीं चाहती थी? सब्बू ने उत्तर दिया, मैं तो पानी भरने चाहती थी, इसमें मेरा क्या कसूर? कोई मरा मुझे घूरता है तो मैं क्या करूं? जफ़ार ने चुट्टी काटते हुए कहा, तो तू इतना बन ठन कर निकलती ही क्यों थी? अपने सौंदर्य के अभिमान में सिर ऊंचा कर सब्बू ने कहा, मैं क्या करती हूँ? क्या मेरा मुंह काला कर लूं? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। जफ़ार बड़े यत्न से सब्बू की चौकसी करने लगा। वह सब्बू से 100 कदम दूर पर भी आदमी देखता तो उसे यही संदेह हो जाता कि वह उससे आंख लड़ा रहा होगा। कुछ दिन में उसका खाना पीना हराम कर दिया। किसी मुसाफिर को गांव से गुजरते देखकर भी उसे यही शंका होती कि ओहो, ये सब्बू की रूप के ख्याति सुनकर उससे मिलने के लिए आया होगा। सारे गांव उसे सब्बू के पीछे पागल दिखाई देने लगे। एक रात जफ़ार ने सब्बू से पूछा, आज तुम बाहर से लौट रही थी, तब राह में मुस्कुरा क्यों रही थी? उत्तर में सब्बू ने कहा, मैं कहाँ मुस्कुरा रही थी? जफ़ार ने कहा, और वह सब आदमी खड़े हुए क्यों देख रहे थे? पहले ये तो बताओ। अपने रूप की महिमा के संकेत से पुलकित होकर सब्बू ने उपेक्षा में उत्तर दिया, मैं क्या जानूं क्यों देख रहे थे? होठ काटकर जफ़ार ने कहा, बहुत घमंड हो गया है तेरे को अपने हुस्न पर, नाक काट लूंगा। सब्बू का मन गुदगुदा उठा। उसने कह दिया, 12 बीसे और 10 रुपए की नाक है, और मन मन मुस्कुराने लगी। सब्बू सो गई, परंतु जफ़ार की आंखों में नींद कहाँ। उसने पुकारा, सुन तो। उत्तर कोई नहीं आया। जफ़ार ने सोचा, देखो तो घमंड इसका, मैं बेचैन पड़ा हूँ और वह मजे से सो रही है। यह सब घमंड हुस्न का है। इसी हुस्न के पीछे गांव के बदमाश पागल हैं। मेरी क्या आबरू रह गई? अगर यह हुस्न ना होता तो क्या मेरी आबरू यूं मिट्टी में मिलती? ऐसे हुस्न का क्या फायदा? गंभीर होकर इस समस्या पर विचार कर उसने सोचा, आबरू नहीं तो कुछ भी नहीं, और यह हुस्न तो सब लोग देखते हैं, मेरा इस पर क्या कब्जा है? जब तक यह हुस्न रहेगा तब तक मुझे आबरू और चैन कहाँ मिलेगा? रात के सन्नाटे में जो विचार उठते हैं वह बहुत उग्र होते हैं। दिन की तरह उस समय विचारों को कोई बाधित करने वाला नहीं होता। इसीलिए तो भक्त समाधि रात में ही लगाते हैं। कातिल कत्ल रात में ही करते हैं, और तो और चोर चोरी भी रात में ही करते हैं। विरही भी रात में ही पागल हो उठते हैं। जफ़ार अंधेरे में आंखें खोले सब्बू के रूप के कारण होने वाले अनर्थ पर विचार कर रहा था। वह सोच रहा था, मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगा। उसने सिरहाने से पैना छुरा उठाया और अंधेरे में टटोल कर सब्बू की नाक पकड़ ली। एक ही झटके में नाक काटकर फेंक दी।
सब्बू चीख उठी। जब्बार की माँ उठकर दौड़ी, रोशनी जलाई। पड़ोस के लोग दौड़ कर आए। जब्बार का बाप गुस्से में गालियां दे रहा था और दूसरे लोग इलाज बता रहे थे। एक बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, अरे भाई, जल्दी से कोई बकरे का ताजा गोश्त ले आओ। गरम गरम जिंदा गोश्त का टुकड़ा काट कर नाक पर रख दो, नहीं तो लड़की मर जाएगी। जब्बार की माँ ने घबरा कर कहा, इस वक्त भेड़ बकरी कहाँ होंगी? तो बुढ़िया ने उत्तर दिया, तो तुम जानो, मुझे क्या पता। जब्बार खड़ा सुन रहा था। सब्बू की नाक उसने इसलिए काटी थी कि वह केवल उसी की होकर रहे। दूसरों की आंख उस पर पड़ना भी उसे सहन न था। वह सब्बू को केवल अपने ही लिए रखना चाहता था। दूसरे की आंख उस पर पड़ने से उसके दिल में घाव हो रहे थे। उसके मर जाने की संभावना सुनकर उसका दिल दहल गया। जिंदा गरम गोश्त नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उसने वही पैना छुरा उठाया और अपनी जांग से जिंदा गरम गोश्त का टुकड़ा काटकर सब्बू की नाक पर धर दिया। जब्बार की माँ और बाप बिल्कुल पागल हो बैठे और दूसरे लोग हैरान रह गए। सब्बू चेहरे पर घाव के दर्द के मारे खाट पर पड़ी कर्राती रही। जब्बार जांग में पट्टी बांधे खाट के सिरहाने बैठा सब्बू के चेहरे से मक्खियाँ उड़ा रहा था। जख्म के कारण सब्बू का तमाम चेहरा सूज गया था। पानी का घूंट तक निगलना उससे दुर्भर हो रहा था। दर्द के मारे उसे बुखार हो गया। ये हालत देखी तो जब्बार ने उसका इलाज करवाने के लिए बन्नू के फिरंगी डॉक्टर वाले अस्पताल में ले गया। खुद बड़ी कठिनाई से वह चल पा रहा था, परंतु एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो उसने सब्बू को कंधे पर उठा लिया और बगल में लाठी लेकर बन्नू के लिए चल पड़ा। वह कुछ दूर चलता और सुस्ता लेता। कपड़ा भिगोकर पानी की बूंदे सब्बू के मुंह में टपका देता। 5वें दिन वे लोग बन्नू के अस्पताल पहुंचे। 20 रोज में सब्बू का जख्म भर पाया और उसकी तबीयत ठीक हुई। नाक ना होने पर हवा होठों की अपेक्षा नाक के छेदों से अधिक निकल रही थी। स्वर बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। उसी स्वर में भिनभिनाती हुई सब्बू ने कहा, मेम साहब कह रही थी कि विलायत से रबड़ की नाक मंगवाई जा सकती है। जब्बार ने घबरा कर उत्तर दिया, बस रहने दे, हमें नाक चाहिए ही नहीं। मुझे तो बिना नाक के ही बहुत अच्छी लगती है। मुझे क्या नाक औरों को दिखानी है? सब्बू उदास हो गई। उसने खाने से इनकार कर दिया। जब्बार के लिए बड़ी भयंकर समस्या आ पड़ी थी। उसने सोचा, बुरा हो उस मैम साहब का। मैंने एक नाक काटी थी, वह दूसरे बनाने के लिए तैयार हो गई। जब 2 दिन तक सब्बू ने खाना नहीं खाया तो जब्बार ने रबड़ की नाक की कीमत 40 रुपए डॉक्टर के यहाँ जमा करवा दी। पर उसने शर्त एक ही रखी, सब्बू नाक लगाएगी जरूर, लेकिन गैर मर्द अगर उसे घूरने लगे तो झट से नाक उतार कर अपनी जेब में रख लेगी। इस तरह जब्बार के शक का अंत हुआ। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।